नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल पे हम आज की जो क्लास है हमारी इतिहास की है बच्चे। इतिहास यानी कि हिस्ट्री की। तो इतिहास का हमारा क्लास और बच्चे जो हमारा पहला चैप्टर वो है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ईंटें, मनके तथा अस्थियां। बच्चे ईंटे से आप सामान्य भाषा में जो ईंट जिससे घर और मकान बनते हैं, ठीक है। मनके, बच्चे मनके का मतलब है जैसे मोतियों की तरह जो हम गले में हार बनाते हैं, माला बनाते हैं, तो मनके को आप उसी के सेंस में लेंगे कि ऐसी चीजें जिनसे आभूषण बनते हैं, गहने बनते हैं, हार बनते हैं। और अस्थियों का मतलब है बच्चे हड्डियां। तो बच्चे चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चे इस चैप्टर को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो याद रखिएगा कि इस चैप्टर पर हमें प्रारंभ में ध्यान देना है सिंधु घाटी सभ्यता पर। किस पर ध्यान देना है बच्चे? सिंधु घाटी सभ्यता पर। तो पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं बच्चे कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। याद रखिएगा बच्चे कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसे बच्चे हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो याद रखिएगा इसलिए क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, यहाँ केयर करना है बच्चे कि लोगों की विशिष्ट जीवन शैली है। लोगों की क्या है बच्चे? विशिष्ट जीवन शैली है। और उसी विशिष्ट जीवन शैली से जिस संस्कृति का जन्म हुआ है उसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता हम कहते हैं। तो बच्चे सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज जहां भी हड़प्पा सभ्यता हो, हम आगे सब कुछ सीखेंगे। तो बच्चे याद रखिएगा कि हड़प्पा संस्कृति से पहले भी कई संस्कृतियां अपने अस्तित्व में थीं। इस बात को याद रखना है बच्चे कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कई संस्कृतियां विद्यमान थी। मतलब बच्चे स्थित थी, अस्तित्व में थी। तो हमने ये देखा कि हम आज जिस हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं उसके पहले भी कई संस्कृतियां क्या थी? विद्यमान थी। और बच्चे ये जो संस्कृतियां थी ये सब अपने मृद भांड शैली से संबंधित थे। याद रखिएगा कि ये संस्कृतियां किससे संबंधित थी बच्चे? तो ये जो संस्कृतियां हैं वो मृद भांड शैली से संबंधित थी। इस बात को याद रखिएगा कि ये जो संस्कृतियां हैं अपने मृद भांड शैली से संबंधित थी। तो अब आपके दिमाग में यह होगा बच्चे कि मृद भांड का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा बच्चे कि मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। याद रखिएगा बच्चे, मिट्टी के बर्तन। तो हमें इस बात को याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कई संस्कृतियां विद्यमान थी और ये सभी संस्कृतियां अपने मृद भांड शैली से संबंधित थी। मृद भांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन। इसका मतलब है कि ये संस्कृतियां अपने विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों का क्या करती हैं? निर्माण करती थी। और विशिष्ट मिट्टी के बर्तन के निर्माण से ही हमने इन संस्कृतियों के बारे में जाना। फिर हमें यह भी याद रखना है बच्चे कि इस संदर्भ से ही, याद रखिएगा कि मृद भांड के संदर्भ से ही अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे तो याद रखिएगा कि इसी संदर्भ से हमें उनके कृषि का भी पता चला। किसका पता चलता है बच्चे? कृषि का। तो याद रखिएगा कि इस संदर्भ से ही हमें क्या पता चला? उनके कृषि का पता चला। बच्चे इसी संदर्भ से हमें उनके पशुपालन का भी पता चला कि वो किस तरह कृषि करते थे, किस तरीके से पशुपालन करते थे। क्लियर है बच्चे? और इसी तरीके से हमें उनके शिल्पकारी का भी पता चला कि वो शिल्पकारी यानी हाथ से बनाई गई वस्तुओं की। तो फिर से मैं आपको समझा दूं बच्चे कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कई संस्कृतियां विद्यमान थी जो अपने मृद भांड शैली से संबंधित थी। और मृद भांड का मतलब था मिट्टी के बर्तन। और इसी मृद भांड के संदर्भ से हमने उनके कृषि को समझा, हमने उनके पशुपालन को समझा और हमने उनके क्या क्या समझे बच्चे? उनके शिल्पकारी को भी समझा। बच्चे ये भी देखा गया बाद में कि कई इलाकों को यहाँ के लोगों ने जला दिया। तो हमने ये देखा बच्चे कि कई इलाकों को जलाया गया, कई इलाकों को जलाया गया और कई इलाकों को त्याग दिया गया। तो हमने देखा बच्चे कि इन संस्कृतियों में लोगों ने कई इलाकों को जलाया
और फिर कई इलाकों को क्या किया, त्याग दिया, छोड़ दिया। तो इससे हमें यह पता चला कि जब जलाया और उस जगह को त्याग दिया, यानी प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता और आज की जो हड़प्पा सभ्यता जिसकी हम बात कर रहे हैं बच्चे, उन दोनों के बीच में था क्या, ये एक क्रम भंग था। तो याद रखिएगा बच्चे कि ये जो प्रक्रियाएं थी वो इन दोनों के बीच क्या था, क्रम का भंग होना। क्रम भंग का मतलब है बच्चे क्रम का टूटना। तो याद रखिएगा कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता और इस हड़प्पा सभ्यता के बीच जो इलाकों को जलाया गया और त्याग दिया गया वही क्या था, क्रम भंग था। क्या था बच्चे, क्रम भंग था। यानी अब हमें ये हड़प्पा सभ्यता या ये हड़प्पा संस्कृति मिली। पूरी बात समझ में आई? ठीक है बच्चे, जरा देखते हैं कि ठीक है चलो हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कई संस्कृतियां थी, फिर हड़प्पा सभ्यता आई, तो अब हम विकसित हड़प्पा सभ्यता को कैसे समझेंगे या उनसे कैसे तुलना करेंगे। तो बच्चे हम अगले पॉइंट में इन चीजों को बखूबी समझेंगे। हमारा अगला पॉइंट है निर्वाह के तरीके। पहले मैं इसे मिटा दूं, आप इसे अच्छे से सीख चुके हैं बच्चे। ठीक है चलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, निर्वाह के तरीके। बच्चे निर्वाह का मतलब होता है जीवन यापन या जीवन जीने की शैली, जीवन जीने का क्या बच्चे, तरीका, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन। तो याद रखिएगा सभी बच्चे कि हमें अपने खान पान और रहन सहन को ही हम क्या बोलते हैं, अपनी जीवन शैली कहते हैं, या हम उसी को फिर क्या कह देते हैं बच्चे, निर्वाह कह देते हैं। क्लियर आ गया? तो चलिए अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो क्या है, निर्वाह के तरीके, और इसे हम बखूबी अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, ये देखिए बच्चे, निर्वाह के तरीके। क्लियर है? ठीक है, तो पहले एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि बच्चे विकसित हड़प्पा सभ्यता वहीं पर पाई जा रही है जहां पहले आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि आज जो विकसित हड़प्पा सभ्यता जिस जगह पर भी मिली है, उस जगह पर, उसी क्षेत्र में इनसे पहले भी प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति थी या आरंभिक हड़प्पा संस्कृति थी। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि विकसित हड़प्पा संस्कृति, आज की जो विकसित हड़प्पा संस्कृति से पहले वहां, मतलब उसी स्थान की बात कर रहे हैं बच्चे, वहां आरंभिक हड़प्पा संस्कृति थी। इस बात को याद रखिएगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति से पहले वहां पर क्या थी बच्चे, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति थी। और याद रखिएगा कि इन दोनों में क्या थे बच्चे, जीवन निर्वाह के तरीके भी शामिल थे। तो हमें इस बात को याद रखना है कि इन दोनों संस्कृतियों में, दोनों में जीवन निर्वाह के तरीके भी क्या थे, शामिल थे। जीवन निर्वाह के तरीके भी क्या थे बच्चे, शामिल थे कि आखिर वहां के लोग किस तरीके से रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। तो हमने ये देखा कि विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले वहां आरंभिक हड़प्पा संस्कृति थी और दोनों में जीवन निर्वाह के तरीके शामिल थे। और याद रखिएगा बच्चे कि जो दोनों में जीवन निर्वाह के तरीके जो शामिल थे वो क्या थे, समान थे। इसका मतलब है कि दोनों के जीवन निर्वाह के तरीके क्या थे, समान थे। यानी आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के जीवन के तरीके और विकसित हड़प्पा संस्कृति के जीवन के तरीके दोनों ही क्या थे बच्चे, समान थे। क्लियर है? अच्छा अब देखिए, अब दोनों में तरीके समान थे तो कैसे सीखते हैं। याद रखिएगा दोनों जो है पेड़ पौधों से अनेक उत्पादों को प्राप्त करते थे। इसका मतलब है कि वो पेड़ पौधों से क्या प्राप्त करते थे, उनके उत्पाद प्राप्त करते थे अपने जीवन के लिए। पेड़ पौधों से बच्चे हमें साग सब्जी फल फूल जैसी चीजें मिलती थी। तो याद रखिएगा कि दोनों में जीवन निर्वाह के तरीके समान थे, यानी दोनों पेड़ पौधों से क्या करते थे, उत्पाद प्राप्त करते थे। और याद रखिएगा बच्चे कि इस अध्ययन को पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं। कौन करते हैं? पूरा वनस्पतिज्ञ। याद रखना है कि इस अध्ययन को पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं जो
प्राचीन वनस्पतियों का क्या करते हैं बच्चे, अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा, पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं जो प्राचीन वनस्पतियों के अध्ययन के क्या होते हैं बच्चे, विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। हमें इस बात को याद रखना है कि ये प्राचीन वनस्पतियों के अध्ययन के क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। तो हमने ये देखा कि ये जो पूरा वनस्पतिज्ञ हैं, इन्होंने देखा कि ये पुराने वनस्पतियों के अध्ययन करके देखा कि दोनों के जीवन निर्वाह के तरीके क्या थे, समान थे, और दोनों पेड़ पौधों से विभिन्न प्रकार के क्या करते थे, उत्पाद प्राप्त करते थे। पूरी बात समझ में आई बच्चे? अच्छा, याद रखिएगा, दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, ये सब शामिल थे। पहले आप इस बात को समझ गए, मैं इसे मिटाऊं बच्चे? ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं कि दानों में क्या शामिल थे। ठीक है, यहां सभी बच्चे केयर करेंगे। हमें देखना है कि भाई दानों में क्या शामिल थे। ठीक है, तो देखिए बच्चा, दाना क्या था, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था कि दाने में क्या क्या शामिल थे बच्चे, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल। याद रखिएगा, दानों में गेहूं है, जौ है, दाल के दाने हैं, सफेद चना है, तिल है। ये सारी चीजें ये दाने में उपयोग करते थे, जो पूरा वनस्पतिज्ञ हमें बताते हैं कि इनके भोजन में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल भी शामिल था। अच्छा, एक चीज और केयर कीजिएगा बच्चे कि गुजरात में जो है बाजरे के आपको दाने भी मिले हैं। इस बात को याद रखिएगा कि जो बाजरे का दाना है वो कहाँ मिला है, बाजरा का दाना गुजरात में। बाजरा का दाना कहाँ मिला है बच्चे, गुजरात में मिला है। तो हमने ये भी देखा कि इनके भोजन में बाजरा का दाना भी था, जो कहां से मिला है, गुजरात में। और एक चीज केयर कीजिएगा बच्चे कि चावल के दाने बहुत कम पाए गए हैं। ये हमें याद रखना है कि चावल के दाने कम मात्रा में पाए गए हैं, चावल के दाने कम मात्रा में पाए गए हैं, कम मात्रा में पाए गए हैं। तो हमने देखा बच्चे कि इनके दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल सब मिला है, लेकिन बाजरा का दाना कहाँ मिला है बच्चे, गुजरात में मिला है। और चावल के दाने कम मात्रा में पाए गए। हमें इस बात को याद रखना है कि यहाँ चावल के दाने क्या है बच्चे, कम मात्रा में पाए गए हैं। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब थोड़े जानवरों की बात करते हैं। तो बच्चे हमें ये देखना है कि जानवरों की जो हड्डियां मिली है भाई, वो किन जानवरों की है। यहाँ भी केयर कीजिएगा कि जो जानवर की हमें हड्डी मिली है, तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो जानवर की हड्डी मिली है उसमें क्या है, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, ये सब इनके पास था। याद रखिएगा बच्चे, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, इनकी हड्डियां मिली हुई है। इस बात को हमने ये सीखा कि भैंस, भेड़, बकरी। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि पूरा वैज्ञानिक जो पूरा वनस्पति विज्ञान में आपको बताया था, जो वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसी तरह बच्चे होते हैं पूरा प्राणी जो है विशेषज्ञ। तो ये जो पूरा प्राणी विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया है कि ये सभी जानवर क्या थे बच्चे, पालतू थे। तो हमें याद रखना है कि ये जानवर सभी क्या थे, पालतू थे। यानी पूरा वनस्पतिज्ञ ने हमें दानों के बारे में बताया, और जो पूरा प्राणी वैज्ञानिक हैं उन्होंने हमें भेड़, बकरी, भैंस, सुअर के बारे में ये बताया कि ये सभी जानवर क्या थे, पालतू थे। क्लियर है? अच्छा बच्चे याद रखिएगा कि कुछ जंगली प्रजातियां भी हमें मिली हैं जानवरों की। क्या मिली है बच्चे? जंगली प्रजातियां भी मिली हैं। जरा इसको भी हम केयर करें कि जंगली प्रजातियां भी मिली हैं बच्चे। जैसे जंगली प्रजातियां में वराह, बच्चे वराह को आप सुअर ही कहते हैं। क्या होता है बच्चे? सुअर, उसे हम वराह भी कहते हैं। तो जंगली प्रजातियों में हमें वराह मिला है, सुअर मिला है। फिर बच्चे हिरण, घड़ियाल, ठीक है, ये इनकी भी हड्डियां मिली है। वराह, हिरण, घड़ियाल।
आदि की हड्डियां हमें मिली है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है बच्चे कि हमें इस बात का पता नहीं चला है कि ये लोग खुद इनका शिकार करते थे या दूसरे शिकारियों से इनका मांस प्राप्त करते थे। याद रखिएगा बच्चे कि जंगली प्रजातियों में वराह, हिरन और घड़ियाल मिला है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। हमें ये नहीं पता कि ये लोग इसका खुद शिकार करते थे या दूसरे बाहर के शिकारियों से इनका मांस प्राप्त करते थे। क्लियर है? अच्छा, फिर एक बात क्लियर कीजिएगा बच्चे कि मछली और पक्षियों की हड्डी भी मिली है। यहाँ पर हमें यह भी क्लियर करना है कि यहाँ पर हमें मछली एवं पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। मछली एवं पक्षियों की हड्डियां भी मिली है, इस बात को भी हमें याद रखना है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो देखिए हमने किस तरीके से इनके जीवन के निर्वाह के तरीके को सीखा। लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि जीवन निर्वाह का जो सबसे सर्वमान्य तरीका वो क्या है? कृषि है। हमें यह भी पता करना है कि क्या यहाँ कृषि भी था, क्या कृषि की कोई प्रौद्योगिकी भी थी, जरा उस बात को समझते हैं। तो बच्चे जो हमारा अगला पॉइंट है कृषि प्रौद्योगिकी। क्या है बच्चे? कृषि प्रौद्योगिकी। आपने इसको अच्छे से सीख लिया बेटा। आप वीडियो पॉज करके सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख सकते हैं और बखूबी मेरी बात को सुनते रहिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बच्चे मेरे प्लेटफॉर्म से आप जुड़ेंगे, सब कुछ पढ़ो चैनल पे ऐड होंगे आप, तो बच्चे आपको सारे क्लास नोट्स मिलेंगे, पूरे मटेरियल मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर के साथ मिलेंगे। आपको आने वाले प्रश्नों पर भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे, जितने संभावित क्वेश्चन है उन पर भी प्रैक्टिस करना है। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो बेफिक्र रहिए, आपको इस प्लेटफॉर्म पर कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं, सारी चीजें मिलेंगी। और मेरे लैंग्वेज को अच्छे से सुनते रहिए बच्चे, सारी चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाएगी और आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि कभी भी किसी तरीके का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है बच्चे, आप उसे वहीं पर डील कर लेंगे। क्लियर है? क्योंकि हमें हमारी चीजों को सबसे अच्छे पहले हमें समझना है बच्चे। जब हम चीजों को अच्छे से समझते हैं तो किसी भी तरीके के प्रश्न को डील करना फिर हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी बात समझ में आई बच्चे? तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मिलेंगी जो भी एक बच्चे की डिमांड होती है, जो भी एक स्टूडेंट की डिमांड होती है। पूरी बात क्लियर है? चलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चे। हमारा अगला पॉइंट है कृषि के तरीके। पहले मैं मिटा दूं ये सारी चीजें। नाउ ओके एवरीवन, कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी क्लियर? नाउ सभी बच्चे क्लियर कीजिएगा कि यहां पर दानों से कृषि के संकेत मिले हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि यहाँ पे तरह तरह के दाने मिले हैं, तो जब तक बच्चे कृषि नहीं होगा ये दाने कैसे मिल रहे हैं? क्लियर है? तो याद रखिएगा कि दानों से हमें किसका संकेत मिला है? कृषि का संकेत मिला। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि दानों से कृषि के संकेत मिले हैं। तो हमें कृषि का संकेत किससे मिला है बच्चे? दानों से कृषि के संकेत मिले हैं। लेकिन बच्चे कृषि विधि की जानकारी हमें नहीं है, वो उसको मिलने में हमें क्या हुई है? कठिनाई हुई है। याद रखिएगा कि कृषि विधि की जानकारी क्या है बच्चे? कठिन है, वो हमें नहीं मिली है। तो हमने देखा कि कृषि विधि की जानकारी क्या है? कठिन है। कृषि विधि की जानकारी क्या है बच्चे? कठिन है, क्योंकि दानों से कृषि का संकेत तो मिला है पर कृषि विधि की जानकारी क्या है? कठिन है, उतना हमें प्राप्त नहीं है उसकी जानकारी। हमें यह नहीं पता बच्चे कि वो खेत में बीज कैसे लगाते थे, क्या बीज छिड़कते थे, क्या करते थे। अच्छा, यहाँ के जो मुहर है, मुहर मतलब बच्चे प्रिंट, मुहर और मृण मूर्तियों से हमें वृषभ का पता चला। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि मुहर से, मुहर का मतलब बच्चे प्रिंट, ठीक है? मुहर एवं मृण मूर्ति, मृण मूर्ति। तो बच्चे आपको मुहर तो चलो समझ में आया होगा, मृण मूर्ति आप नहीं समझे होंगे। मैं बता देता हूं बच्चे, मृण मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि मुहर और मृण मूर्ति से हमें यह पता चला है, मृण मूर्ति से इन्हें वृषभ की जानकारी थी। इन्हें किसकी जानकारी थी बच्चे? वृषभ की। वृषभ का मतलब बैल होता है। इन्हें वृषभ की क्या थी? जानकारी
जानकारी थी। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि हमें मुहर एवं मृण मूर्ति से इस बात का पता चला है कि इन्हें वृषभ यानी कि बैल की क्या थी बच्चे, जानकारी थी। ये वृषभ या बैल के बारे में जानते थे। क्लियर है? अच्छा, क्यों? क्योंकि खेत जोतते हुए बैल का इन्होंने प्रयोग किया है। क्लियर है? ये इन मूर्तियों से हमें पता चला है, क्या बते, खेत जोतते हुए बैल का प्रयोग, खेत जोतते हुए बैल का प्रयोग है, इन मोहरों में हमने देखा है। तो इसका मतलब हो गया कि इन्हें वृषभ बैल की जानकारी थी और बैल ही क्या करते थे, इनके खेत को जोतते थे, हल चलाते थे। क्लियर है? अच्छा बच्चे याद रखिएगा कि चोलिस्तान के कई स्थल और हरियाणा के बनवाली में हमें मिट्टी के हल भी मिले हैं। इस बात को याद रखिएगा कि चोलिस्तान के कई स्थल, चोलिस्तान के कई स्थल एवं बनवाली कहां है बच्चे, हरियाणा में क्या मिला है बेटा? अभी मैंने आपको क्या बताया था, मिट्टी के हल मिले हैं, में मिट्टी के हल मिले हैं, मिट्टी के क्या मिले हैं, हल मिले हैं। इससे लगता है कि हाँ खेती होती है। तो हमने देखा कि चोलिस्तान एवं बनवाली हरियाणा में मिट्टी के क्या मिले हैं बच्चे, हल मिले हैं। अच्छा, एक चीज क्लियर करना है कि राजस्थान में कालीबंगन है, वहां जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि कालीबंगन नाम की एक जगह है, कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है। कहाँ है बच्चे? राजस्थान में कालीबंगन है। यहां पर जुते हुए खेत का साक्ष्य है, जुते हुए खेत का क्या है बच्चे, साक्ष्य है। तो हमने ये देखा कि कालीबंगा में हमें जूते हुए खेत का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। और याद रखिएगा बच्चे कि यहाँ हल रेखा के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी हल रेखा के जो दो समूह हैं वो एक दूसरे को कैसे काट रहे हैं, इस तरीके से समकोण पे काट रहे हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कितने फसल लगाते थे, 2 फसल लगाते थे। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि देखा गया कि हल रेखा के जो 2 समूह हैं वो एक दूसरे को कैसे काट रहे हैं, बेटा दिख रहे हैं, समकोण पर 90 डिग्री पर काट रहे हैं। इसलिए इससे ये पता चला कि यहाँ लोग क्या करते थे, 2 तरह के फसलें लगाते थे। ये कालीबंगा की खूबी रही थी बच्चे। क्लियर है? अच्छा, एक चीज क्लियर कीजिएगा कि फसल कटाई उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि फसल के कटाई के औजार को भी पहचानने का हमने क्या किया है, प्रयास किया है। याद रखिएगा कि फसल को कटाई के औजार को भी पहचानने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया। मैं इसे मिटा दूं बच्चे, ये आप सीख चुके हैं सारी बातें, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमने देखा कि हमने फसल कटाई के हथियारों का भी, औजारों का भी क्या किया है, पहचान किया है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि फसल कटाई के औजारों को भी पहचानने का क्या किया है, प्रयास किया है। फसल कटाई के औजारों को पहचानने का प्रयास किया है, प्रयास किया है। क्लियर है? अच्छा, एक बात हमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है बच्चे कि आज जहां हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हैं, तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो बच्चे वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में है। इस बात को सभी बच्चे को याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो सभ्यता है बच्चे वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता कहां स्थित है बच्चे, अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है। बच्चे अर्ध शुष्क का मतलब होता है एक तरह का सूखा क्षेत्र, और सूखे क्षेत्र में किसकी कमी होती है बच्चे, जल की कमी होती है। तो जरा सोचिए कि जब हड़प्पा सभ्यता अर्ध शुष्क क्षेत्र में है, सूखे क्षेत्र में, वहां जल की कमी है, तो खेती के लिए पानी भी तो चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। तो हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि अफगानिस्तान के सोर्तुघई में हमें नहर का अवशेष मिला है। याद रखना है, अफगानिस्तान के सोर्तुघई में नहर के अवशेष मिले हैं।
इस बात को भी हमें समझना है बच्चे कि हमने देखा कि अफगानिस्तान के सुरतुघई में हमें क्या मिला है, नहर के अवशेष मिले हैं। क्योंकि बच्चे याद रखिएगा कि जब तक नहर नहीं बनाएंगे तो सिंचाई की व्यवस्था कैसे होगी। तो हमने देखा कि अफगानिस्तान के सुरतुघई जो कि हड़प्पा स्थल है बच्चे, वहां पर नहर के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। इस बात को हमें याद रखना है बच्चे कि पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। यह भी एक बात है बच्चे कि पंजाब और सिंध भी हड़प्पा स्थल है, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। इसका मतलब है बच्चे कि ठीक है, चलो मानते हैं कि पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। हो सकता है, याद रखिएगा बच्चे कि हो सकता है कि गाद से भर गए हों। यह भी याद रखिएगा बच्चे, गाद से क्या हो, भर गए हों। हो सकता है यहां भी नहर हो, लेकिन गाद बच्चे मिट्टी, मलबा, कीचड़ जैसी चीजें दबते दबते, क्योंकि बच्चे सैकड़ों साल पुरानी बात है, तो हो सकता है कि ये चीजें भर करके यहाँ पे नहर क्या हो गई हो, खत्म हो गई हो, छिप गई हो, गाद से भर गई हो, हमें पता नहीं चल रहा है। क्लियर है। अच्छा, ये भी हो सकता है बच्चे कि ये लोग कुएं का जो कि पानी का प्रयोग करते हो खेती में। यह भी तो हो सकता है कि कुएं का पानी का प्रयोग होता है। हो सकता है यह भी हो बच्चे कि कुएं के पानी का प्रयोग हो, कुएं के पानी का प्रयोग हो। तो हमें इस बात को भी याद रखना है कि हो सकता है कि नहर नहीं हो तो कुएं के पानी का प्रयोग हो। और बच्चे याद रखिएगा कि एक जगह है धौलावीरा। क्या है बच्चे? धौलावीरा। तो धौलावीरा जो कि गुजरात में है, धौलावीरा में जलाशय का अवशेष मिला है। क्या मिला है बच्चे? जलाशय का अवशेष, जिससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये जलाशय में जरूर कृषि संबंधी कार्य के लिए क्या करते होंगे, वो जल भर करके रखते होंगे। तो देख सकते हैं बच्चे कि गुजरात धौलावीरा में जलाशय का अवशेष मिला है, जो हो सकता है कि वो कृषि कार्य के लिए इसमें अपना जल भरकर संचय करते हो, इसी से कृषि कार्य करते हो। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।